हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं आगे डिस्कशन को और कुछ और टर्म्स के बारे में जानते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। इनसाइडर ट्रेडिंग का मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर ही कल रात को मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर ये आप में कोई भी आपकी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रुचि सोया है यहाँ पर, कोई भी कंपनी मान लेते हैं, रूबी मिल्स मान लेते हैं, चलो ठीक है, रूबी मिल और रूबी मिल्स, ये आप में से किसी की कंपनी है और आपने मेरी हेल्प करी ये बोलकर कि आप मेरे दोस्त हो या कुछ भी हो, रिश्तेदार हो, आपने मुझे बोला कि यहाँ पर भर भर के अपना पैसा डाल दो जब ये चल रहा है इसका प्राइस फॉर एग्जांपल मान लो कि 211 रुपये के आसपास, ठीक है, और आपको पता था कितना बढ़ेगा क्योंकि आप इसको ऑपरेट कर रहे थे, तो आपने मुझे इसको 255 के आसपास का बिकवा दिया। यहाँ से यहाँ तक कि आपने मुझे क्या करवाई, एक पूरा एक बेनिफिट दे दिया यहाँ से यहाँ तक का। अब ये मुझे खुद तो नहीं पता था क्योंकि ये स्टॉक का तो नेचर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। आप क्योंकि मेरे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जो मर्जी थे, तो आपने मेरी मदद कर दी यहाँ से पैसा कमाने में। अब आपने मुझे अंदर की खबर दी। अब इनसाइडर ट्रेडिंग देखो वर्क तो बहुत सारे तरीके से कर सकती है, हमेशा पकड़ी ही जाए ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। अब अगर कोई बंदी मेरी बीवी ही है तो वो तो मुझे बता देगी कि यार ऐसा ऐसा करके तुम बाय करवा सकते हो किसी को, अगर तुम्हें अपने दोस्त को करवाना है, कुछ भी करवाना है, हम जो पैसा है इन्वेस्टर्स का ऐसे करके थोड़ा सा ऑपरेट करके इस स्टॉक को ये कर सकते हैं, वो तो चलो ठीक है। आप कभी भी ये भी हो सकता है कि उस कंपनी के विभीषण हो, अगर आप, है ना, घर का बेदी लंका ढाए, आप वहाँ पर किसी एक टॉप पोजीशन पे हो, लेकिन वो जो पर्सन है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या रिश्तेदार है या मेरी वाइफ वहाँ काम करती है, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ काम करती है, आपने मुझे अंदर की इन्फॉर्मेशन ला कर दे दी कि तगड़ी तरीके से कल ना ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तगड़ी तरीके से सुबह 9:15 पे उठते ही जितना पैसा लगाना है ना लगा लो, या फिर आज ही लगा लो, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये ऊपर जाने वाला है। तो मैंने करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा दिए और मैंने पूरी की पूरी रैली यहाँ पर एंजॉय कर ली। इस तरह की ट्रेडिंग जो है ये क्या करती है, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, राइट, करेगी कि नहीं करेगी। अब यहाँ पर क्या है, एक पर्सन जो है उसको बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कुछ भी सिर्फ अंदर की खबर ला लाकर जो है वो पैसा मिल रहा है। बाकी लोग जो सच में रियल इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि मूव का कर रही है मार्केट ऊपर नीचे। इसलिए कहते हैं आपको कभी भी अगर ट्रेडिंग करनी हो, मेरा हमेशा एक रूल याद रखना, आप लोग हमेशा मेरी बात लाइफ टाइम पे याद रखना, आप लार्ज कैप कंपनीज के अंदर जाकर ट्रेडिंग करो। उसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कैसे। लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होती है। रैंडमली मैं पहले किसी स्टॉक में ऐसे ऑपरेट करता था, मैंने आपको बताया था ना श्रेया कि 1 रुपये 2 रुपये वाले पेनी स्टॉक, जीटीएल इंफ्रा वगैरह, मुझे लगता था बहुत सस्ते हैं, बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। उनका चार्ट इतनी भयंकर तरीके से मूव करते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि भाई मेरी स्टडी गलत है कि स्टॉक गलत है। ये मेच्योरिटी आने में मेरे को कुछ साल लगे कि ये यहाँ से यहाँ तक बेफालतू में जा रहा है, कुछ रीज़न ही नहीं है, उसके बाद ये यहाँ पर जाते जाते ये ऐसे मूव कर रहा है, मतलब चार्ट नॉनसेंस है अपने आप में। अब जैसे मैं आपको कुछ लार्ज कैप कंपनी दिखाता हूँ और कोई भी एक ले लेते हैं, मनापुरम फाइनेंस को ले लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि मुझे इसके ऊपर डिविडेंड मिला था, अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, चलो ये भी लार्ज कैप नहीं है, किसी और को ले, IRCTC को 51,000 का है। अब इसके अंदर क्या होता है, जिसका मार्केट कैप ही 51,904 करोड़ का है, तो श्रेया अगर इस स्टॉक को अगर ऑपरेट करना है, अगर IRCTC को आप इसको हिलाना चाहते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हो, सबसे पहली बात तो यही है श्रेया कि आपको इतना पैसा चाहिए पहले तो इस स्टॉक को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। 51,904 करोड़, चलो मान लो कि 15-20 इंस्टीट्यूशन साथ में आ गए, उन्होंने कर भी लिया। ये डेली का चार्ट है, डेली का, 1 डे का, एक दिन के लिए पूरा तो कर ही नहीं सकते, 5 मिनट के लिए कर लिया ऑपरेट, 5 मिनट के लिए कर लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, ये कैंडल बनाकर खुश हो गए, वो गिरा दिया स्टॉक को, कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए तो लगा पाएंगे ना तेरा पैसा, बार बार तो नहीं लगा सकते वो करके,
लेकिन उसके बाद क्या यहाँ पर प्रेशर नहीं आया? ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के लिए मार्केट अगर ऐसे करते करते इन्होंने गिरा भी दी तो क्या उसके अंदर दोबारा सेंटिमेंट्स वापस नहीं आते हैं क्या? तो यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज को हिलाने के लिए ना उनके स्टॉक्स ऑपरेटर चाहकर भी ऑपरेट नहीं कर सकते, उनको ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए उनको उतना पैसा चाहिए होता है। ये चीज़ है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग को समझते हैं इसी कंटेक्स्ट में। तो ट्रेडिंग जो है इन अ पब्लिकली अवेलेबल स्टॉक, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन आप उसमें इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। स्टॉक पब्लिकली अवेलेबल है, वो खबर सिर्फ लेकिन आपको पता है। डेट अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये क्राइम है, ठीक है। दिस जनरली हैपेंस व्हेन की एम्प्लॉइज हैव एक्सेस टू द स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। मैंने जैसे कि आपको बताया, वहाँ पर कोई मेरा रिश्तेदार काम कर रहा हो, मेरी वाइफ उस ऑफिस के अंदर काम कर रही हो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, वो मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर वहाँ पर दे रही है, ठीक है। एंड दे यूज सच इन्फॉर्मेशन टू गेन इन द स्टॉक मार्केट। इट पुट्स अ रेगुलर इन्वेस्टर एट डिसएडवांटेज। वो पागल थोड़ी ना, उसको समझ में ही नहीं आएगा। और जैसा कि बैंकिंग हैबिट बिगड़ना खराब बात होती है कि नहीं होती इकोनॉमी के लिए? बैंकिंग हैबिट बिगड़ना खराब बात है, राइट? ऐसे ही यहाँ पर इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट बिगड़ना खराब बात है। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से वो कर दिया, एक मिनट रुकिए, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, ठीक है। सॉरी, वो गलती से बटन दब गया था मुझसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बैंकिंग हैबिट जैसे लोगों की ख़राब हो सकती है कि किसी बैंक के डूबने से, तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट हैबिट भी तो ख़राब हो सकती है। ये सारी कंपनीज वगैरह क्या कर रही हैं? इकोनॉमी को उठाने का काम ही तो करती हैं, और क्या करती हैं बताओ? ये जितना भी यहाँ पर ये जो चल रहा है, कंपनीज के पास जो भी पैसा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इकोनॉमी को उठाने का ही तो काम करती हैं, और क्या कर रही हैं, राइट? ये कंपनीज चल रही हैं तभी तो लोगों के पास रोजगार है। ज़्यादातर इंसान देश में किस में होता है? सरकारी अधिकारी होता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो इट पुट्स अ रेगुलर इन्वेस्टर एट डिसएडवांटेज एंड इट रिजल्ट्स इन अनफेयर ट्रेडिंग। सेबी जो है वो डिस्करेज करता है इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग को, एंड इट एम्स टू प्रमोट अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। सेबी क्या कर सकता है फिर? अगर कोई कंपनी अगर पकड़ी गई ऐसा करते हुए, उसको डीलिस्ट कर सकता है। जैसे अभी हमें आंध्रा बैंक नहीं मिल रहा, यहाँ पर है क्या? आंध्रा नहीं है, डीलिस्ट हो चुका है। ये देखो 2021 में, इसको जानते हो श्रेया, राकेश झुनझुनवाला, डेथ हो गई जिनकी लास्ट टू लास्ट ईयर। ये सबसे बड़े इन्वेस्टर थे इंडियन स्टॉक मार्केट के, ठीक है। इनको बोला जाता था द बिग बुल। जुलाई 2021 में राकेश झुनझुनवाला पेड नियरली, मैं बता रहा था ना कल आपको, कल परसों, 18.5 करोड़ टू सेटल अ सेबी प्रोब। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करी थी कि इनके ऊपर आरोप थे, इन्होंने एक एपटेक शेयर है उसके अंदर ट्रेड करा था। एपटेक, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने ट्रेड करा था और ट्रेड करा था थ्रू इनसाइडर ट्रेडिंग। इनकी जो वाइफ है रेखा, उन पे भी आरोप लगे। जैसे मैंने वही बोला ना, अगर मुझे पता लग जाए तो मैं अपनी बीवी को, रिश्तेदारों को, सबको बताऊंगा, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। रेखा पेड 3.2 करोड़। जुलाई 2021 में सेबी पास द सेटलमेंट ऑर्डर अगेंस्ट झुनझुनवाला, वाइफ रेखा, ब्रदर राजेश कुमार एंड 2 अदर रिलेटिव्स। और मयूर, जब इसका नाम रिलीज हुआ ना, मतलब ये एपटेक इन्वॉल्व है और इनसाइडर ट्रेडिंग करवाता है। अभी मुझे एक बात बताओ, हमें आज पता लग गया कि इसने इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रखी थी। हम चाहकर भी इसके अंदर कितने भी अच्छे सेंटिमेंट हो, हमें कुछ भी लग रहा हो कि ये एक यहाँ से जो है एक ये ब्रेकआउट देने वाला है, ये ऐसे गिरने वाला है, टूटने वाला है,
हम श्रेयस में हाथ मारेंगे कभी आज के बाद? बताओ, अगर इस बार आरोप लग गए? नहीं ना। अब जितने इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी जॉब वगैरह सफ़र करेगी, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी सफ़र करेगी। अल्टीमेटली इससे इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कंपनी 100 लोगों को जो रोजगार दे सकती थी वो भी छोड़ छोड़ के चले जाएंगे अब तो। या कंपनी अगर इतना बियर नहीं कर पाएगी उनको, तो जब काम ही धंधा नहीं होगा तो एम्प्लॉयज को क्यों रखेगी बताओ? और लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। घाटा हो गया कि नहीं हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से? ये चीज़ है। ये इनको पे करना पड़ा था 3.2 करोड़। कौन लेने आए थे? और ये पूरी फैमिली जिनको पे करना पड़ा था। फिर हम बात करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक अगर्स व्हेन अ कंपनी रीपर्चेजेस इट्स ओन शेयर इन द मार्केट। कंपनी ने अपने ही शेयर खरीद लिए। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये क्यों खरीद लिए? नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसको कंपनी कम करना चाहती है। यानी कि इसकी वजह से क्या हो सकता है? मार्केट कैप कम हो सकती है ना उसकी शेयर की, बताओ। बिल्कुल। तो दिस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी डेटा ट्रेडेड पब्लिकली, इंक्रीजिंग द अर्निंग्स पर शेयर एंड द वैल्यू ऑफ द शेयर। इससे क्यों, मतलब अब आप कहोगे कि अर्निंग और पर शेयर या वैल्यू कैसे इंक्रीज हो जाएगी? बिकॉज सप्लाई कम हो गई। और कंपनी इस केस में कब ऐसा कर रही है? सप्लाई को क्यों कम कर रही है? क्या करने के लिए? डिमांड को बढ़ाने के लिए। और जब भी सप्लाई कम होती है, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसके प्राइस बढ़ते हैं। ठीक है। अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगे और लोगों को ये उम्मीद है कि हाँ यार ये चीज़ ऐसा हो सकती है और अच्छा भले ही महंगा शेयर है, तो जितना महंगा शेयर एक कंपनी ऑफर में रखेगी लोगों को देने के लिए, बिकवाने के लिए, तो कंपनी को उतना मुनाफा हो सकता है। क्योंकि आपको भी पता है ना, मैंने एक रूल बताया था श्रेय, आपको याद होगा कि बुक वैल्यू के अंदर शेयर की वैल्यू अलग होती है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्ट करती है उसको, वो थोड़ा सा ज़्यादा रेट पे करती है, और वो जो मार्जिन होता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, राइट? सेबी के साथ कंसल्ट करके। अब ऐसा भी नहीं कि कोई शेयर मतलब 1 करोड़ का रख लो। एमआरएफ ने कोई मजाक के लिए नहीं कर रखा है ये शेयर अपना 1 लाख रुपए तक का। अभी कितना चल रहा है ये? हाँ 1,06,000 का चल रहा है। कोई मजाक के लिए नहीं कर रखा है एमआरएफ ने अपना शेयर इतना। एमआरएफ अच्छा टाइम है शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों? ऑल टाइम हाई। ठीक है। देख रहे हो, ऐसे बढ़ती रिस्पेक्ट हर जगह। नहीं, अच्छी बात है यार, चीज़ों को, हर चीज़ को समझना चाहिए। मैं बात इसकी नहीं कर रहा, मतलब लेक्चर्स में चीज़ें करेक्ट कर पा रहे हो, मुझे तो पढ़ाई से लेना देना आप लोगों के लिए, तो वो अच्छी चीज़ है यार। और ये चैप्टर देख रहे हो, अच्छा मुझे जनरली बताओ, ये चैप्टर टेक्निकल है कि नहीं है? मतलब नॉर्मल लेमैन पर्सन, एक यूपीएससी के स्टूडेंट समझ सकता है इन टेक्निकल चीज़ों को, अगर वो नहीं जानता हो। अब समझ गए श्रेया कि 2018 तक 19 तक मैं चैप्टर को छूता क्यों नहीं था? मैं बिना इसके क्यों जाता था यूपीएससी में? कुछ समझ में ही नहीं आता था, कोई समझाने वाला ही नहीं था। कोचिंग में उन्होंने टच भी नहीं करवाया इस टॉपिक को। 2 चीज़ें बताई थी उन्होंने, मार्केट ऊपर जाती है तो उसको बुल कहते हैं, नीचे जाती है तो उसको बियर मार्केट कहते हैं। फिर वो कहते हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, बस उनका बोलना हुआ और मनूजियत छा गई यूपीएससी में। तो दस अ बायबैक जनरली हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। क्यों? मार्केट वैल्यू वो बढ़ जाती है। अ बायबैक ऑल्सो गिव्स कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स दैट अ कंपनी हैज सफिशिएंट कैश एंड लिक्विडिटी टू हैंडल अ क्राइसिस सिचुएशन। और ये ज़्यादा कैश कैसे आए कंपनी के पास? सप्लाई कम करके, डिमांड बढ़ाकर, और उस शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे उसको। सॉरी, ज़्यादा लोग नहीं, लोग जो हैं वो ज़्यादा पैसों का खरीदेंगे उसे, तो राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड के केस में हम यहाँ चलते हैं, और मैं यहाँ गया, यहाँ डिविडेंड कहीं था मेरा, हाँ डिविडेंड पे आउट। मुझे 330 शेयर होल्ड करने के लिए किसके? मन्नापुरम फाइनेंस के, इसके शेयर मैंने होल्ड कर रखे थे।
मणप्पुरम फाइनेंस इसके, ठीक है, इसके 303 शेयर मैंने होल्ड करे थे, तो मुझे 247.50 रुपीज़ का डिविडेंड मिला था, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रिजर्व्स डेट अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। यानी कि जब मैंने मणप्पुरम फाइनेंस के अंदर होल्डिंग कर रखी थी, क्या मेरे पास वोटिंग राइट्स थे यहाँ पर? केक कटेगा सब में बटेगा वाला हिसाब था मेरा भी, है ना। मेरा केक का साइज कुछ तो है ही ना, कुछ तो पैसे दिए ही है मैंने कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो कंपनी अगर ग्रो करेगी तो उसने मुझे पैसे दिए ना कुछ, जितना भी परसेंटेज दिया हो। केक काटा, सब में बांटा, मुझे 330 शेयर के हिसाब से ये बांट दिए, प्लस मैं एक्स्ट्रा कैसे कमा रहा था इस पर, जब ये स्टॉक के ऊपर मेरा कैसा सेंटीमेंट था, बुलिश। देखो इन्वेस्टमेंट के टाइम पर श्रेय इतना तो समझ गए हो ना, इन वॉट काइंड ऑफ मार्केट यू आर इंटरेस्टेड, बुल मार्केट के बियर मार्केट। इन्वेस्टमेंट में आप क्या चाहते हो, मार्केट गिरे के बढ़े, आपको प्रॉफिट कब मिल सकता है? आप नीचे की साइड में कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्या? नहीं, वो सिर्फ आप कब कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। आप उसकी तो एक्सपायरी होती है ना। मैंने दिखाया था ना आपको, बाय सेल के बटन पे क्लिक करके वो गोल्ड में उसमें, ठीक है। तो डिविडेंड, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रिजर्व दैट अ कंपनी डिवाइड्स अमंग इट्स शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, इज कॉल्ड डिविडेंड। तो मुझे 330 शेयर के हिसाब से लिखा हुआ ना, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, 330 शेयर के हिसाब से कितना पैसा दे दिया मणप्पुरम फाइनेंस वालों ने? 247 रुपीज़, है ना। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ काइंड ऑफ पर स्टॉक मतलब मुझे मिल गया 80 पैसा, 75 पैसा, है ना, ठीक है। तो डिविडेंड्स आर जनरली पेड एज कैश, बट दे मे ऑल्सो बी पेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और सम अदर प्रॉपर्टी, ठीक है। मणप्पुरम फाइनेंस वालों ने मुझे क्या पहुंचाया, मेरा हिस्सा कैश, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स इज डिसाइडेड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिविडेंड्स आर पेड पीरियडिकली इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने के लिए कि आपने इन्वेस्टमेंट करी थी हमारी कंपनी में, हमारा काम बना है इससे, थैंक यू, आपने जितना भी पैसा दिया, और ये लो आपका केक का हिस्सा, ठीक है। अच्छा, किस पे? अच्छा, तो मतलब आपको उन्होंने स्टॉक दे दिए थे? अच्छा, तो आप भी तो बड़े टाइम तक मुझे फीस क्रिप्टोज में भेज रहे थे जैसे, है ना। ये हो गया डिविडेंड। फिर है प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होता है जिसके पास लाइसेंस होता है टू ट्रेड सिक्योरिटीज विद द नेशनल गवर्नमेंट। भारत के अंदर ये रजिस्टर्ड एंटिटीज होती हैं आरबीआई के पास, एंड दे आर अप्रूव टू परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। याद है मैंने बताया था आपको बीच में जो हेल्प करते हैं सरकार की सिक्योरिटीज, सरकार के पास इतना टाइम नहीं होता, ये बाइंग सेलिंग करवाते हैं, ये है ना। हमने मनी एंड बैंकिंग में भी डिस्कस करा था इनके बारे में, अगर आपको याद हो, लास्ट बिल्कुल पेजेस में। तो प्राइमरी डीलर सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस करा गया था आरबीआई के द्वारा 1995 में। ये क्या ले लेते हैं अपनी शेयर, बीच में कुछ कमीशन ले लेते हैं और सरकार से क्या कहते हैं, हम आपकी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर इधर उधर मतलब वो बिकवा देंगे, हमारी काफ़ी ज़्यादा जान पहचान है ना। बीच में बस इनको अपनी क्या मिल जाती है, कमीशन। उसके बाद DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इसको 1988 में सेटअप करा गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ये जो DFHI है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इसको इनकॉर्पोरेट करा गया था टू प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। DFHI डील करता है ट्रेजरी बिल्स के साथ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ, COD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के साथ, कमर्शियल पेपर्स के साथ, कॉल मनी, नोटिस मनी मार्केट के साथ, टर्म मनी के साथ। DFHI एक प्राइमरी डीलर होता है और एक सब्सिडरी है SBI का, ठीक है। तो यानी कि प्राइमरी डीलर में एक एग्जाम्पल के तौर पे DFHI को आप समझ सकते हो। और ये कौन किसके द्वारा ऑपरेट करा जाता है, मतलब कौन इसको संभालता है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद असबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। It is an application by an investor to block the application money in the bank account for subscribing to an issue.
एक इशू आता है अगर आपको, आप लेटर लिखते हो मतलब बेसिकली कि जो ये एप्लीकेशन बनी है इसको मतलब ब्लॉक कर दिया जाए। समझाता हूँ, अभी रुक जाओ। जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स फिल इन द डेजिग्नेटेड आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, क्या आईपीओ खरीदते हुए एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं हम लोग? देखते हैं, यहाँ गया, यहाँ पर आईपीओ आज जो आया है, शूरा डिज़ाइन अप्लाई। यस, मुझसे एक एप्लीकेशन तो साइन करवा रहे हैं, मतलब एक तरीके से अंडरटेकिंग तो ले ही रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बाय प्रोसीडिंग I acknowledge, undertake and declare that I have fully read the red herring prospectus document and I am eligible to invest as per the provisions of SEBI. I also understand this bid for IPO does not guarantee allotment of shares. अभी शेयर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक अंडरटेकिंग तो वो करवा रहे हैं मुझसे साइन। ठीक है, यस करा, और मैं फिर उसके लिए अगर मैं इसको बिड करूँ, ठीक है, इतना अमाउंट मुझे देना पड़ेगा। अगर मुझे और बढ़ाना है अपना लॉट साइज तो 2,88,000, 4,32,000, कैसे करते 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 ओके, यानी कि हाँ एक अंडरटेकिंग तो है। तो देखो, इन्वेस्टर्स फिल इन द डेजिग्नेटेड आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म, यही एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं फिल कर रहा हूँ शेयर्स को बाय करने के लिए इस आईपीओ को। अगर मैं इसको हटा दूँ, नहीं कर सकता बिड, इनकी कंडीशन से मुझे करना पड़ेगा मैच। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने ये जो आईपीओ के लिए एप्लीकेशन भरी थी ना, मतलब मयूर, इसका मुझे मेल आ जाएगा और ये मेरे यहाँ पर जो है धन ऐप के अंदर, ये मेरे इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरी पोजीशंस या पोर्टफोलियो के अंदर दिखने भी लगेगा, है ना, कि मैंने एलोकेशन कहाँ कर रखी है, आज मैंने क्या बाय करा, ठीक है, क्या नहीं करा, जो भी है ये मेरे यहाँ पर दिखने भी लगेगा। अब क्या होगा, ये जो एक आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं इसको किसी भी सेल्फ सर्टिफिकेट सिंडिकेट बैंक के पास मैं इसको अगर डिपॉजिट कर दूँ उसकी किसी भी ब्रांच के पास, तो ये जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक होता है, ये क्या होता है, इट इज़ रिकॉग्नाइज एज अ बैंक केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस टू इट्स कस्टमर्स। ये जो एसबा फैसिलिटी है इसको सेबी ने इनिशिएट करा था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 2008 में, एंड देन इट वॉज एक्सटेंडेड टू कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब इसको समझने में आपको यहां पर तो एक दिक्कत लगी होगी। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूं। यहां पर क्या है कि आप जब भी किसी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ या आपने जो शेयर खरीद रखे हैं, यहां पर ना आप ना बैंक को एक एप्लीकेशन देते हो। कैसे? ये शेयर आज आने वाला था, सॉरी ये आईपीओ आज आने वाला था, शूरा डिजाइन, आप इसको बड़े टाइम से ट्रैक कर रहे होगे, चलो बाहर में जानते हो, उसको अपकमिंग आईपीओ देखते हैं। कुछ एक आईपीओ आने वाला है, स्नैपडील को पकड़ लो, ठीक है, इसको तो आप जानते ही हो। आप स्नैपडील के अंदर जो है एक आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हो, जब वो आएगा उससे पहले आप यहां पर क्या करते हो, अपने बैंक में कुछ पैसा रखते हो और उस पैसे को एलोकेट करवा देते हो कि ये मेरा एक एप्लीकेशन मनी है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, इसको यूज़ करना जब भी कोई एक आईपीओ या शेयर या कंपनी का कुछ भी एक सिक्योरिटी कुछ भी अगर आएगा, मैं उसी के अंदर पैसे को अपने सब्सक्राइब करवाना चाहता हूँ। जैसे ही जब वो हो जाता है तो आप क्या करते हो, आप उसको बोलते हो ठीक है जितना मेरा पैसा कट गया इससे एक आईपीओ खरीद लेना, बाकी हटा दो। अब ऐसा जो बैंक आपके लिए काम करें उनको बोला जाता है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। जैसे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, शायद आपको याद है कि आप व्यापार करते हो, ट्रेड करते हो, तो आप एक अंडर राइटिंग दे देते हो या फिर एक प्रॉमिसरी नोट दे देते हो कि हाँ इसके ब्याज से मुझे पैसा दे देना, मैं कैश डिपॉजिट करवा दूंगा और ताकि हमारा व्यापार लेन देन जो है वो रुके ना। ऐसी सिमिलरली आप आईपीओ वगैरह कुछ भी चीज़, मैं कह रहा हूँ शेयर है, सिक्योरिटी है, कुछ भी है, उस कंपनी के लिए कुछ भी खरीदने के लिए आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो आप अपने उसके बाद एक एप्लीकेशन मनी को ब्लॉक कर देते हो कि ये जो मेरा पैसा जो मैंने यहाँ पर डिपॉजिट कर रखा अपने बैंक अकाउंट के अंदर, इसको सिर्फ किसके लिए यूज़ करा जाए, ऑटोमेटिकली उस दिन क्या चला जाए, आईपीओ को खरीदने के लिए चला जाए।
अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्यों लिखा हुआ है कि इट इज़ मेड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। कुछ कुछ आईपीओ के लिए होड़ मच जाती है एकदम से, 50-50 हज़ार करोड़ रुपए लोग लेकर बैठे होते, कंपनीज लेकर बैठी होती कि इसका आईपीओ लॉन्च और हम यहाँ पर पैसा लगाएं। पता है क्यों? मैं गेम समझाता हूँ, देखना यार। मान लो, ध्यान से सुनना इसको, मान लो ये एक आईपीओ है, ठीक है मयूर, ध्यान से सुनना। वीएलसीसी आपको पता है किट्स निकालता है, लेडीज़ के बड़े सारे इसमें प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ क्रीम्स आती हैं, D10 क्रीम आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फेस क्लेंजिंग क्रीम आती है, ठीक है। टाटा प्ले आप जानते हो, आप स्नैपडील को तो जानते ही हो, मामाज अर्थ को जानते हो, बड़े सारे प्रोडक्ट, बॉडी वॉश, फेस वॉश, शैम्पू, ये सब ये निकालता है। अब क्या आप करना चाहते हो, जब ये आईपीओ अपना लॉन्च करने वाला है, आप इससे पहले ना अपने ऐसे ये जो एसबा अकाउंट है इसको बड़े सारा उसमें पैसा डिपॉजिट करवाना चाहते हो। इससे होगा क्या? आपको क्यों लगता है कि इतना ये कंपनीज जो हैं ये पागल हो जाती हैं? इट इज़ मेंट फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। अब जहाँ पर अगर इनकी बात हो रही है कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स की, रिटेल इन्वेस्टर है तो चलो आप भी हो सकते हो, लेकिन जब बात इसकी हो रही है कि इट वॉज फैसिलिटेटेड इनिशिएटेड टू एक्सटेंड इट टू कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये लोग ना अपने हज़ारों करोड़ रुपए लेकर बैठे होते हैं। अब श्रेयस से फ़ायदा ये होता है, अगर जिस दिन आईपीओ अगर लॉन्च हो रहा है, आप उसी दिन ज़्यादा से ज़्यादा सारे आईपीओ अगर आप ही खरीद लो तो कुछ दिनों के बाद वो शेयर्स भी आपके पास आ जाएंगे, राइट। अब अगर आपने श्रेया, अगर आप सक्षम हो गए गौरव, मयूर, 70 से 80% उस कंपनी के शेयर को पाने में, बस आप ऑपरेटर बन गए। समझ गए मयूर? गेम समझ रहे हो कि क्या ये? श्रेया, आपने पैसा लगाकर, अपना पूरा जी जान लगाकर, जितने आपने मार्केट कैप देख लिया वो कितने शेयर लॉन्च करने वाले हैं, आपने 3 से 4 कंपनी के लोगों को मिला लिया, आपने जोड़ लिए 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आपने बोला यार उस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हमारे पाले में आने चाहिए वो, तो आपने एक एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट जो है वो बैंकों के पास रखवाया कि जिस दिन ये आईपीओ लॉन्च होगा ना, फटाफट से ये पैसा ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला जाए और आपको ये आईपीओ वगैरह शेयर्स जो भी लिस्टिंग हो रही है, कोई किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी वो आपको मिल जाए। जनरली ऐसा आईपीओ के लिए करा जाता है, यहाँ पर भी लिख रखा है, देखो, फॉर सब्सक्राइबिंग टू एन इशू इन्वेस्टर्स फिल इन द डेजिग्नेटेड आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म, कि ये पैसा हमारा आईपीओ के लिए लगा देना, ठीक है। अब जैसे ही वो अगर आपको मिल गया, अगर आप वीएलसीसी का भी हमें ना रेट पता है, इसका कुछ पता है, आपने लेकिन खबर पता लगाई कि हाँ इतना इतना ये निकालने वाले हैं, इतने शेयर्स निकालने वाले हैं, इतने आईपीओ इनके आ जाएंगे। अब जैसे यही है, यहाँ पर कितना है इशू साइज इसका, 2.3 करोड़, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। 5 से 10 लोग मिलकर मयूर अगर इसको ले लें, इतने शेयर्स को उसके खरीद लें, है ना, पूरे का पूरा, इसके बाद उनके पास शूरर डिजाइन का क्या आ जाएगा, वोटिंग राइट्स आ जाएगा, मैनेजमेंट आ जाएगी, ठीक है, और कल को वो स्टॉक ऑपरेटर नहीं बन जाएंगे, बताना जरा। अंदर की बात ये होती है, इसलिए यहाँ पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पहले इनको अलाउ नहीं था, बाद में 2008 के बाद एक्सटेंड करा गया कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स वगैरह भी ऐसा ही अमाउंट खुलवा सकते हैं। वरना आपको लगा होगा ना कि आपको अभी तक ये सोचकर ये लगा होगा कि भाई आराम से लिस्ट हो जान दो, कहाँ भाग रही है मार्केट यार, है ना मयूर? बात तो यही, आराम से लिस्ट हो जान दो, शेयर आ जान दो उसके, देख लो, थोड़ा चार्ट बन जा दो 2-3 साल। ये कहते हैं भाई इतना वेटरी चार्ट तो हम बनाएंगे, चार्ट को देखेंगे नहीं, चार्ट तो हम बनाएंगे। गेम समझ में आया पहले पता पूरा इसका, एसबा का यूज कहां से कहां करा जाता है। उसके बाद इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ये एक अनरेगुलेटेड मींस होता है ऑफ रेजिंग फंड फॉर प्रोजेक्ट। कैसे? क्रिप्टो करेंसीज को आप यूज करते हो प्रोजेक्ट को रेज करने के लिए, लाइक बिटकॉइन, इथीरियम, लाइटकॉइन, जी कैश। जो स्टार्टअप फर्म्स होते हैं जो डील करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और वर्चुअल करेंसीज में, वो इस इनिशियल कॉइन ऑफरिंग को यूज करते हैं। एंड देयर इज नो रेगुलेटर फॉर दिस काइंड ऑफ क्राउड फंडिंग इन इंडिया। अभी क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी हमारे देश में? कोई भी नहीं। ये है बिटकॉइन, ठीक है। और ये आपकी वर्चुअल करेंसीज होती हैं, क्योंकि आप इसको घर नहीं ला सकते। ये अगर आप देखो बिटकॉइन एंड इथीरियम,
अब ये फ़ोटोज़ में ऐसा दिखा दिया जाता है ऐसे ये करके, आप इसको टच नहीं कर सकते, ये कोई चीज़ नहीं होती है, कोई पकड़ने वाला कोई सिक्का नहीं होता, इसका सिंबल है बस ये, ठीक है। और जैसे आपको ये बता रहा था लाइट कॉइन, ये होता है लाइट कॉइन। क्या ये वाला क्या पूछ रहे हो, उसके बारे में क्या पूछ रहे हो? ये इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है ना ये? हाँ ये रहा। अच्छा अच्छा, ये लोग हाँ बस ये क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू मतलब फंड रेज करवाने की कोशिश करते हैं। दिखाऊं 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 कैसे होता है? रुक जाओ। हाँ हाँ, खुद भी बना सकते हो आप, अपना वो बना सकते हो, कोरा कॉइन बना सकते हो शुरू आप अपना। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था। ये देखो, और उसके बाद बात चलती है कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी इंडिया से। इसका चार्ट भी है? नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये जो है ना अपकमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, आप यहाँ पर जाओ, एक है यहाँ पर जाओ कॉइन कैप मार्केट, ये सबसे बड़ी क्रिप्टो मार्केट को देखने के लिए ना, जैसे मैं आपको धन ऐप दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखने के लिए एक ये आ रहा है, इथीरियम का ही एक ये प्रोजेक्ट है 16x पेटेक्स, ठीक है। अब ये एक प्रकार से इन्होंने आईडीओ लिख रखा है, छोड़ो उसको, ये एक प्रकार से आईसीओ ही है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि स्टार्ट डेट इसकी है 24 अगस्त, जैसे एक आईपीओ है ना वो लॉन्च होने वाला होता है, अपकमिंग ये दिखा रहा है आईपीओ सारे के सारे आपको अपकमिंग, है ना। तो श्रेया ऐसे ही है कि आप इनमें ये देखो क्या लिखा है, कमिंग सून द अपकमिंग आईसीओ लिस्ट, मिल गई आपको आईसीओ की लिस्ट, अब आ गया नाम। बस आप यहाँ पर वो पैसा लगा लो, और इन कंपनीज को क्यों चाहिए पैसा, अपना प्रोजेक्ट वो करने के लिए। जैसे शुरू में जब ये आया था, कौन आया था, ये मेटावर्स प्रोजेक्ट, मेटावर्स के क्रिप्टो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए इतने सारे कॉइन्स जो थे वो यूज हुए थे, और ये मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया था ये दुनिया का पहले डिजिटल प्रॉपर्टी है, माना डिसेंट्रलैंड, मैंने आपको सब कुछ बताया था चैप्टर के अंदर कि आप अपना खुद का मॉल वगैरह यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना कर सकते हो, और आने वाला फ्यूचर यही है, जब फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो जाएगी दुनिया से, मतलब खत्म इन द सेंस कि कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, सब लोग बाय कर लेंगे, आने वाला टाइम यही है। समझ गए आईसीओ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और इंडिया में इसको रेगुलेट करने के लिए देयर इज नो रेगुलेटर। अगर ये प्रोजेक्ट अगर आने ही वाला है, अगर ये प्रोजेक्ट अगर आने ही वाले हैं ये सारे के सारे, तो आप अगर इनके अंदर अगर पैसा लगाना चाहते हो तो आपको कौन ही क्या रोक सकता है। तो देखो टोकन फॉर सेल, आईसीओ का प्राइस इतना है, कितने का मिल रहा है आपको, $0.95 का मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फंड रेजिंग गोल कितना है, ये $2 लाख से रेज करना चाहते हैं, सितंबर 15 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 28 दिन में स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद जब ये आप इसको ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, क्रिप्टोज आ जाएंगे आपकी वॉलेट में, ठीक है। यानी कि ये जितने भी ये बीटीसी वगैरह, ये जितने भी आए थे इथेरियम वगैरह, जितने भी क्रिप्टोज होते हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं गौरव, मयूर, जैद, श्रेया, कि ये एक आईसीओ के रहे होंगे पहले, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले किसी ने कुछ ना कुछ करा होगा, है ना। बिल्कुल।
उसके बाद मर्चेंट बैंक, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है विच प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड एडवाइस टू द कंपनीज इन रेजिंग कैपिटल, चाहे फिर वो डेट कैपिटल हो इक्विटी हो। ये हेल्प करता है कंपनीज को टू कम आउट विद IPOs। इट डजंट प्रोवाइड दीज सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। IPO के टाइम पर दे में ऑल्सो अंडरटेक गारंटी टू रेज सम्स ऑफ मनी। अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब जितना खरीद आपने लॉन्च करा, जितने शेयर्स, जितने IPO अगर वो उतने नहीं बिकते हैं तो मर्चेंट बैंक मदद कर देता है उनकी कि हम आपको IPO वगैरह खरीदवाने में मदद, मतलब आप बिकवाने में आपकी मदद कर देंगे। तो ये कंपनीज की किस लिए मदद करता है? टू हेल्प देम रेज देयर कैपिटल। ठीक है, जब कंपनीज किसके क्या आ रही होती है, क्या लेकर शेयर मार्केट के अंदर जब अपना नाम बनाने आ रही होती हैं, अपने को लिस्ट करवाने आ रही होती है, उससे पहले पहला स्टेप क्या होता है? IPO। ठीक है, उसके बाद एंकर इन्वेस्टर। ये जो कंसेप्ट है एंकर इन्वेस्टर का, ये जिसको कॉर्नरस्टोन इन्वेस्टर बोला जाता है, इसको सेबी ने इंट्रोड्यूस करा था 2009 में। ये एक प्रकार के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं डेट आर इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स अहेड ऑफ द IPO। IPO लॉन्च करने से पहले कुछ शेयर्स पर इनका मालिकाना हक हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है पैसा देकर, लेकिन हो जाता है ताकि जो IPO है वो लॉन्च होने से पहले लोगों को पता हो कि अच्छा ये कंपनी अपना IPO निकालने वाली है और ये पॉपुलर हो जाए इस वजह से, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ताकि जो IPO इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो दे आर रिक्वायर्ड टू टेक शेयर्स एट अ फिक्स प्राइस टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस ऑफ अदर इन्वेस्टर्स एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द डिमांड फॉर शेयर्स। इसलिए इतनी होड़ मच जाती है कि अच्छा इसका IPO आ रहा है, इसका IPO आ रहा है, रेडी रहना, रेडी रहना। हर एक जो एंकर इन्वेस्टर होता है, ईच एंकर इन्वेस्टर इज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹10 करोड़ इन द इशू ऑफ IPO। ठीक है, जो शेयर अलॉटमेंट होती है इट इज डन टू देम 1 डे बिफोर एन IPO ओपन्स। एक दिन पहले इनको अपने शेयर मिल जाते हैं। तो 1/3 ऑफ द एंकर इन्वेस्टर्स पोर्शन शैल बी रिजर्व फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। ये रूल है सेबी का कि 1/3 जो भी एंकर इन्वेस्टर्स ने जो ये शेयर खरीदे होंगे वो डोमेस्टिकली म्यूचुअल फंड्स के लिए रखने पड़ेंगे, इनको उनके लिए रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। अब ये भी एक ऐसा क्राइटेरिया बन सकता है, बताओ एंकर इन्वेस्टर ये जो है कल को अगर ये बड़े सारे, वैसे तो इतने सारे खरीदने नहीं दिए जाते शेयर, लेकिन अगर ऐसा करने दिया जाता तो क्या ये भी कल को स्टॉक ऑपरेटर्स बन सकते थे उसके IPO और शेयर्स आने के बाद, लिस्टिंग होने के बाद? लेकिन इनको ना कुछ मिनिमम शेयर्स ही खरीदने दिए जाते हैं बस पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे जब ये आएगा, जिस दिन ये लिस्ट होगा, एक दिन पहले बड़े सारे इन सारे IPOs के लिए कौन होंगे? एंकर इन्वेस्टर्स होंगे जो कि ऑलरेडी इसको खरीद चुके होंगे। उनके पास मामाज अर्थ के, स्नैपडील के, VLCC के ऑलरेडी शेयर होंगे। ठीक है, उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट, ये एक ऐसी एंटिटीज होती हैं दैट गिव कैपिटल फंडिंग टू न्यूली फॉर्म्ड कंपनी और स्टार्टअप्स विद अ ह्यूज लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं दे पुल मनी फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स और कंपनीज और वो उसको इन्वेस्ट करते हैं ऑन देयर बिहाफ इन द स्टार्टअप्स। यानी कि ये भी एक प्रकार से श्रेय म्यूचुअल फंड जैसा काम कर रहे हैं, पैसा लेकर अपने हिसाब से मैंने डाल दे रहे हैं जहाँ को ठीक लग रहा है। और ये क्या करते हैं म्यूचुअल फंड जैसे क्या करते हैं कि शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, ये वेंचर कैपिटलिस्ट फिर पैसा कहाँ डालेंगे आपका अगर आप इन्वेस्टर हो तो स्टार्टअप्स में, जो भी उनको प्रोजेक्ट ठीक लगेंगे। जनरली लेंडिंग टू सच हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स ये बैंक के द्वारा अवॉइड करा जाता है और इट इज़ अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग। तो कोई इतना बैंक वगैरह तो इतना हाथ डालेगा नहीं इसके अंदर। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो आपको बोलते हैं कि देखो अगर आप पैसा लगाने को अगर कोई यहाँ पर मानते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, तो आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। अब ये रेगुलेटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, रेगुलेटेड हो ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जांपल देता हूँ, आपके घर के बगल में एक मॉल बनने जा रहा है, घर के बगल में इन समझो आपके एरिया के अंदर एक मॉल बनने जा रहा है और आपके पापा के जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो बनवा रहे हैं वो मॉल। अब वो आपसे ये बोल रहे हैं अगर आप आज को यहाँ पर इस मॉल के अंदर 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हो, 10 साल के लिए होल्ड करो, आपको 50 लाख की गारंटी मैं देता हूँ कि आपके पास ये आ जाएंगे पैसे। अब लेकिन कोई ये पेपर पे अगर आपने तो लिख कर देगा नहीं, तो वो जो पर्सन आपके पास आए, पापा के दोस्त, जो कि ये बोल रहे थे कि आपसे कि 5 लाख रुपए अगर तुम इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल के अंदर 50 लाख का मुनाफा, 1 करोड़ तक का मुनाफा तो हमें पक्का ही होना है। वो कौन हुआ? वो कौन हुआ? वेंचर कैपिटलिस्ट। क्योंकि वो आपका पैसा कहाँ डाल रहा है? एक नए प्रोजेक्ट के अंदर, स्टार्टअप के अंदर। क्या मॉल की ओपनिंग
या मॉल का बनना या किसी एक जगह की बिल्डिंग डिसाइड होना, ये एक स्टार्टअप नहीं है क्या? बताओ, है ना? सारे मॉल चल भी नहीं सकते हैं और कुछ कुछ मॉल बहुत अच्छे चल जाते हैं, राइट? तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, दे गिव कैपिटल एंड ऑफर मैनेजरियल एक्सपर्टीज टू प्रोवाइड अ बूस्ट इन स्केलिंग ऑफ द बिजनेस। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इनको रिवॉर्ड करा जाता है विद हाई वैल्यूएशंस ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन सक्सेसफुल स्टार्टअप। इनको मतलब हेल्प मिल जाती है और वो उस कैपिटल उस प्रोजेक्ट के अंदर इनको काफ़ी अच्छा खासा कैपिटल का फायदा हो जाता है। एंड सच फंड्स आर यूज फॉर स्केलिंग ऑफ द ऑपरेशंस एंड टू मीट द एक्सपेक्टेड पोटेंशियल। मॉल की स्थापना करने के लिए, उस मॉल के बनाने के लिए, मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था, पैसा तो चाहिए होगा मॉल वालों को, तो आपसे वो 5 लाख रुपए ले गए, ठीक है? अब ये हाई रिस्क प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है? तो इंडिया के अंदर कुछ प्रॉपर तरीके से जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो कौन है, जो कि बड़े लेवल पे काम करते हैं? सॉफ्ट बैंक, नेस्पर्स, एक्सेल पार्टनर्स, सिक्योरिया कैपिटल। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर, जिसको इनफॉर्मल इन्वेस्टर या सीड इन्वेस्टर भी बोला जाता है, ये एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि पैसा देता है बिजनेस स्टार्टअप के लिए, बदले में क्या लेता है? कन्वर्टेबल डेट या ओनरशिप इक्विटी। एंजल इन्वेस्टर जो है वो अपना सपोर्ट देते हैं ऐसे स्टार्टअप्स को इनिशियल मूवमेंट पे, जब बड़े सारे इन्वेस्टर जो होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। तो ये अपना पैसा जो है दे इन्वेस्ट इन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टार्टअप्स, बट ये अपने ही फंड को यूज़ करते हैं, अनलाइक वेंचर कैपिटल जो कि इधर उधर से पैसा लेकर आकर फिर स्टार्टअप्स में डालते हैं। लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स के पास पैसा बहुत होता है, ये कहते हैं कि हम तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हैं, लेकिन वी वॉन्ट हाई अमाउंट ऑफ ओनरशिप, ठीक है? तो दे आर जनरली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। HNI का मतलब है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। कौन? कोई भी हो सकता है, आप, मैं, XYZ, कोई भी पर्सन जिसके पास पैसा बहुत है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है? हु ऑल्सो एक्ट्स एज द मेंटर्स। मतलब मेंटर्स कैसे? ये बताते जब ये पैसा लेकर आ रहे थे तो उनकी चलेगी भी काफ़ी ज़्यादा, फिर ये बताते देखो तुम ये गलतियाँ कर रहे हो, तुम्हें ऐसे प्रमोशन करना चाहिए, ऐसे मार्केटिंग करनी चाहिए, कोई बात नहीं हम करवाते हैं, लेकिन मालिकाना हक फिर ये काफ़ी ज़्यादा अपने पास रखते हैं, ओनरशिप इक्विटी काफ़ी ज़्यादा अपने पास रखते हैं, ठीक है? तो एंजल इन्वेस्टर्स आर फर्स्ट और वेरी अर्ली इन्वेस्टर्स जनरली इवन बिफोर द वेंचर कैपिटलिस्ट। दे हैव ग्रेटर रिस्क देन वेंचर कैपिटलिस्ट। हाउएवर द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन दैट ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म, जिनके पास एक बिगर पूल ऑफ मनी हो सकता है, क्योंकि वो तो सारे इन्वेस्टर्स को पकड़ पकड़ कर इधर उधर से ला रहे हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वाले जो हैं वो तो अनलिमिटेड पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन एंजल इन्वेस्टर किसी से पैसा मांग कर नहीं लाते हैं, ये खुद ही अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इनके पास जो फंड होता है एज कम्पेयर टू वेंचर कैपिटलिस्ट वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अब आप कहोगे कि ये फिर प्रोमिनेंस में आते ही क्यों है? क्योंकि ये ऐसे स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम पर जहाँ पर उनको कोई भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। फिर P2P लैंडिंग, इसके बारे में तो मैंने आपको अच्छे से दिखाई दिया था, ठीक है? पीयर टू पीयर, और मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, याद है श्रेया? बाइनेंस के थ्रू पैसा विड्रॉ करके, ठीक है? तो पीयर टू पीयर लैंडिंग एक इमर्जिंग एरिया इन द फाइनेंशियल सर्विसेज। इट डील्स विद अनसिक्योर्ड लोन। यहाँ पर थोड़ा सा अलग कंटेक्स्ट में आपको बताया जा रहा है, मैंने आपको क्रिप्टोज की फॉर्म में बताया था, लेकिन होता वही है। डैट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल्स या बिजनेसमैन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये एनेबल करते हैं इंडिविजुअल्स को टू ऑब्टेन लोन्स डायरेक्टली फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स एंड कैरिंग आउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ मिडलमैन। जो लैंडिंग वेबसाइट होती है वो डायरेक्टली बोरोर से कनेक्ट होती है, डायरेक्टली विच कनेक्ट्स बोरोर्स डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। वेबसाइट एक रेट सेट करती है एंड टर्म सेट करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि सामने वाला पर्सन मेरे से इतने पैसों पर ये लेने के लिए मान गया है, दिखाया था मैंने आपको, इतने इतने रेट पर मैंने उसको बेच दिया। इंटरेस्ट रेट जो होती हैं जनरली दे आर हाई एंड देयर फोर पर्सनल लोन्स जो कि बैंक के द्वारा ऑफर करे जाते हैं दे आर चीपर। तो ऐसे मतलब P2P लैंडिंग के टाइम पर बात कर रहे हैं आपसे। तो सम ऑफ द फेमस प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया आर फेयरसेंड एंड लैंडबॉक्स। RBI जो है इट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड नॉर्म्स फॉर P2P लैंडिंग इन इंडिया। P2P प्लेटफॉर्म्स को अपने आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पीयर टू पीयर। अच्छा इसको कहते हैं क्या, ये तो बताया नहीं मैंने आपको, सॉरी। वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर पीयर टू पीयर लैंडिंग, लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्चुअली, ठीक है? बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। The loan amount is presently restricted to ₹10 lakh for borrowers and lenders, and one transaction should not exceed ₹50,000. RBI के जो norms हैं, they are strict to prevent any systemic risk, and hence it is yet to take off in India. जबकि चाइना के अंदर ये काफ़ी सक्सेसफुल है। RBI अभी तो, क्योंकि P2P लैंडिंग अगर एक के लिए अलाउड होगी तो फिर वो क्रिप्टोस वगैरह के लिए भी करनी पड़ेगी,
और अभी जो ट्रांजैक्शन इसमें बोल रखा है कि 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिप्टोज में आप अपना एक दिन के अंदर P2P लेंडिंग करके कितना भी करोड़ों रुपए अरबों रुपए आप मंगवा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है वैसे अगर पकड़े जाओ तो आपसे सवाल जवाब करे जा सकते हो और आपको टैक्स देना पड़ सकता है, बस इतनी टेंशन है। उसके बाद बिजनेस इंक्यूबेटर। बिजनेस इंक्यूबेटर एक ऐसी कंपनी को कहा जाता है डेट हेल्प्स न्यू एंड स्टार्टअप कंपनीज टू डेवलप बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड ऑफिस स्पेस। वो होते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर, यानी कि एक नई नई कंपनीज को ग्रोथ का एक माहौल देते हैं। उसके बाद NDS ओम सिस्टम, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। ये जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम होता है, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड एनोनिमस एंड ऑर्डर ड्राइवन ट्रेडिंग सिस्टम होता है ताकि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील कर सको। RBI के पास एक नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये मेंटेन करते हैं NDS OM को। RBI इसको ओन करता है, क्योंकि आपको पता है ना RBI सब कुछ मेंटेन करता है। और ये सब चीज़ें कहाँ रखता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, कौन से पोर्टल में, क्या होता है उसका अकाउंट, क्या होता है ईको पे। ये जो प्लेटफॉर्म है इट इज़ एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ऑफ ओवर द काउंटर और फोन मार्केट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। फोन मार्केट मतलब बेसिकली क्या है, अगर कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में आपको पता लगा है, आप कॉल वॉल पे बात करके कि मैडम मुझे प्लेटफॉर्म बता दो, क्या बता दो, जो भी वहाँ पर बैठा हुआ है, पैसा कैसे सेंड करना है, कैसे मेरे को उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, वो आपको बता सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ये एक बेस्ट मैकेनिज्म है कि आपको एक पूरा, जैसे आपका ये डीमैट अकाउंट के लिए आपको एक पूरा पोर्टल आपके पास है ना, ये धन ऐप का, ऐसे ही आपको ये NDS ओम जो है ये मिल सकता है अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो NDS ओम ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मेंबर्स कैन प्लेस बिड्स, बाय ऑर्डर्स एंड ऑफर सेल ऑर्डर्स डायरेक्टली टू द NDS ओम स्क्रीन। अब यहाँ पर जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, आप यहाँ पर जाओ MRF, ये देखो ये लिख रखे ना बाय एंड आस्क ऑर्डर्स, बिड प्राइस एंड वो। अभी देखो ये लाइव मार्केट यहाँ पर चल नहीं रही है, मैं आपको किसी कमोडिटी का दिखाता हूँ जिसकी लाइव मार्केट चल रही हो। और कॉपर, ये देखो यहाँ चल रहा है ना, देखो चेंज हो रहा है, एक सेकंड रुकना, ये देखो चेंज हो रहा है श्रेया, क्वांटिटी 3, 2, 1, बाय सेलर्स के बीच में फाइट चल, मतलब फाइट का मतलब लेन देन चल रहा है, खरीदना बेचना, देखो ये ठीक है। ये होता है जब भी आप खरीदना चाहोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा सेलर आपको किस रेट पे ऑफर कर रहा है। ये साइड आपको अपना कोई भी चीज़ बेचनी है, होल्डिंग बेचनी है, तो आप ये देखोगे कि बायर कितने पे खरीदने को तैयार है, बस इसके हिसाब से होता है। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं PNB 1 रुपये पे खरीदूँ और 1 करोड़ में बेच दूँ, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता ना, सामने कोई पर्सन अवेलेबल भी तो होना चाहिए ना, और वो उस रेट पे एग्री भी करे। ठीक है, पता है मयूर, हमारे इंडियन मार्केट के ऑल टाइम हाई जाने के बाद आज मैंने इन लोगों को दिखाया था लेक्चर के अंदर, लिक्विडिटी पता है कितनी बढ़ गई है, 2028 तक के सौदे आ गए हैं मयूर, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में। हाँ है ना, इसलिए दिखाया था ना सुबह मैंने, 27-28 तक आ गए हैं। तो RBI जो है इट हैज़ लॉन्च्ड RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम थ्रू NDS ओम। इट इज़ एम्ड एट इनहेंसिंग द एक्सेस टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसके बाद है आपका ये कितना नंबर हो गया था, 22, 23, 24, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न से एक ऐसी इंटरप्राइजेस हैं विच आर वैल्यूड एट मोर देन 1 बिलियन। तो कोई भी कंपनी जिसका वर्थ शेयर 1 बिलियन से ज़्यादा हो, और 1 बिलियन कितना होता है, कितने करोड़, 1 बिलियन 8,000 करोड़ होता है। $100 करोड़। ठीक है, कौन कह रहा है आपसे गौरव 8,000 करोड़। ठीक है, जो मिनी कॉन होते हैं दे आर स्टार्टअप्स विद अ वैल्यूएशन ऑफ ओवर 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना,
10 लाख। लेकिन अब कैच पॉइंट क्या है, $1 बिलियन, $1 मिलियन, ठीक है। एंड सूनिकॉन्स, दे आर स्टार्टअप फंडेड बाय एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। डिफरेंस क्या है, एंजल इन्वेस्टर्स अपना खुद का पैसा लेकर आते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट कहाँ से लेकर आते हैं, बोरो नहीं क्या जाता, उसको एक पूल क्रिएट करते हैं, पूल, ठीक है, अलग अलग इन्वेस्टर्स का। प्लीज़ इसको याद रखना, एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटलिस्ट को बहुत लोगों को पता नहीं होता, क्वेश्चन आते हैं और आप उसमें एक एज ले सकते हो बहुत अच्छी, ठीक है। तो दे आर स्टार्टअप्स फंडेड बाय एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, वाइल डेकाकॉन दे हैव द वैल्यूएशन ऑफ अबव $10 बिलियन। तो अकॉर्डिंग टू हुरुन रिपोर्ट, बाय एडिंग 33 यूनिकॉर्न्स इन अ सिंगल ईयर इन 2021, इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ दिया है टू बी थर्ड इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज that are home to most of the unicorns. US occupies first place whereas China is at number 2, ठीक है। और ना इंडिया कहां पर आ गया, नंबर 3 पर। अब यूनिकॉर्न मतलब समझ गए ना कि क्या है, हमारे देश में ऐसे स्टार्टअप्स हैं, ऐसे स्टार्टअप्स करो सॉरी ऐसे एंटरप्राइजेस हैं या जो फंडिंग दे सकते हैं स्टार्टअप्स वगैरह को, जिनके पास पैसा बहुत सारा है और हम इनको बाहर से भी इनवाइट कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ये एक प्रकार से एक माध्यम है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने का हमारे देश के अंदर, बताओ, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रोथ एकदम से बूम कर सकती है, राइट। लेकिन जब मार्केट के सेंटिमेंट्स गलत हो और यहाँ पर FII अपना पैसा अगर खींच लें तो फिर इकोनॉमी की हालत भी बहुत खस्ता हो सकती है, दोनों बातें हैं। लेकिन इतना पैसा जब घूमेगा तो रोजगार वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी ग्रोथ, इकोनॉमिक के पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे चलेंगे, बिल्कुल। अब एक होती है IPO ग्रे मार्केट। मूवीज के केस में पुराने जमाने में, इसलिए आपने बात सुनी है कभी, ब्लैक का टिकट मूवी थिएटर के बाहर बिकना या फिर ब्लैक में सिलेंडर खरीदना, ये सुना होगा, है ना। ऐसी IPO के लिए भी ये तस्करी होती है। मतलब हिंदुस्तानियों ने मयूर कहीं नहीं छोड़ा कुछ भी, मतलब इतना दिमाग अगर फेयर तरीके से कमाने पे लगा ले तो वैसी ग्रोथ हो जाए, नहीं। तो IPO ग्रे मार्केट क्या होता है, ये एक अनऑफिशियल मार्केट है जहां पर IPO शेयर्स और एप्लीकेशंस आर ब्रॉट एंड सोल्ड बिफोर दे बिकम अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक मार्केट। तो ये भी एक प्रकार से ओवर द काउंटर मार्केट है, यानी कि मार्केट के बाहर डीलिंग हो जाती है। अब क्योंकि अनऑफिशियल है तो देयर आर नो रेगुलेशंस दैट गवर्न इट। अब इसको करेगा कौन, बताना जरा, ये कौन दे रहा है बाहर IPO वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह, वो कंपनी के लोग खुद, है ना। जैसे अगर आप किसी कंपनी में जुड़े हुए हो, जैसे गौरव आप यहाँ पर हो, यहाँ पर गए, आप गौरव मामाज अर्थ के साथ पहले से ही जुड़ रखे हो, ठीक है। आप यहाँ पर 10 साल से काम करते हो या फिर आप इसके मैनेजर हो या कुछ भी हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर शामिल हो, ठीक है। आपने कुछ लोगों को, आपको अलॉटमेंट आपको भी तो मिलेगी, कंपनी का मालिकाना हक होल्ड करके रख रहे हो, एम्प्लॉई हो, ट्रस्टेड एम्प्लॉई हो, इतना कुछ करते हो कंपनी के लिए, तो आपको भी तो कंपनी प्रेफर करेगी, ठीक है। अब जब कंपनी ने आपको प्रेफर करा ये सब IPO वगैरह शेयर्स के बारे में बताने के लिए और आपको कुछ IPOs वगैरह दिए भी, आपने उसको बाहर के लोगों को बेच डाला हायर रेट पर, या कुछ भी अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। आपको नहीं चाहिए था, आपको पता था कि मैं इनसाइडर ट्रेडिंग करके कल को कमा लूँगा, लेकिन अभी जो मेरे को IPO वगैरह जो शेयर्स अलॉटमेंट हुई है मैं उसको बेच देता हूँ। तो ये आप क्या कर रहे हो, बाहर जो आप बेच रहे हो पहले से ही इन्फॉर्मेशन आप पता लगा रहे हो कि इसका IPO आने वाला है, ये लो पहले से ही तुम खरीद लो इसके पेपर टाइटल्स वगैरह। आप कौन सी मार्केट के अंदर एंगेज हो रहे हो, IPO ग्रे मार्केट, क्योंकि अभी तक वो स्टॉक्स के अंदर लिस्टेड नहीं है। अच्छा, जैसे एक बार मुझे बात बताओ सॉरी, ये जैसे धन ऐप है, ऐसे ही अप स्टॉक्स होती है, जीरोधा होती है, ग्रो होती है, तो ये जो IPO है जैसे आज ओपन हुआ है शूरा डिजाइन, ये सारे ये उस सारे ऐप्स के अंदर आया होगा क्या, लिस्ट हुआ होगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ऐप से मतलब नहीं है, ये लिस्ट कहाँ पर हो रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और ऐसी कोई ऐप है ट्रेडिंग ऐप या जो भी इन्वेस्टिंग ऐप जो कि NSE को सपोर्ट ना करती हो, कोई मतलब ही नहीं है फिर तो उसका, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई, ये 25 टर्म थे, इसको समझ डाला तो सबको झिंगा लाला क्वेश्चन, क्योंकि इसी से निकलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इन 25 को कभी रिवाइज करके सोचना, ध्यान से देखना,
ये यूपीएससी के लौंडे लपाड़ों को पता ही नहीं हो सकती है टर्म, क्योंकि उसके लिए मैं मतलब कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जेन्युइन बात देखो जो है वो तो मेरे को बोलनी पड़ेगी। जो ट्रेडिंग नहीं जानता है वो इन टर्म को ना सीख सकता है ना सिखा सकता है किसी को। अब मैंने आपको सारा सिस्टम ऑनलाइन दिखा दिखा के एक एक चीज़ चार्ट दिखा दिखा के वो बता दिया, तो मैंने कोशिश अपनी बेस्ट ये करी कि मैं आपको समझा सकूँ। रिवीजन करोगे, कोई डाउट आया मुझसे पूछना कि सर ये IPO ज़रा एक बार आप निकाल के दिखाओगे ज़रा, मुझे कोई डाउट आ रहा है, या फिर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही जैसे NSE BSE या NASDAQ समझ में नहीं आ रहा या कुछ भी है, तो आप मुझसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे NASDAQ होता है ना, NASDAQ 100 बेस्ट कंपनीज का वो था जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ऐसे ही होता है डाउ जोन्स, ये भी USA का ही होता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, और ये होता है डाउ जोन्स 30 का मार्केट होता है, ठीक है। ये होता है डाउ जोन्स, एक होता है S&P 500। ये 3 मार्केट होती हैं USA की। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, है ना, और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, ये इंडेक्स होते हैं। USA के पास 3 इंडेक्स होते हैं ऐसे, डाउ जोन्स, S&P 500, NASDAQ। जैसे हमारा सबसे फेमस कौन सा है, निफ्टी 50। तो USA की अगर इकोनॉमी को अगर देखना है तो हम किस पे जाएं, S&P 500 पे जाऊँ मैं, या फिर मैं डाउ जोन्स 30 पे जाऊँ, या फिर मैं जाऊँ NASDAQ पर 100, NASDAQ 100 पर, बताओ। NASDAQ पर, है ना, NASDAQ 100। तो दोस्तों ये 3 ही होती हैं, ठीक है। US 30 जिसको डाउ जोन्स बोला जाता है, US 100 NASDAQ और US 500 जिसको S&P बोला जाता है। सबसे फेमस कौन सी है, NASDAQ, ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है डाउ जोन्स, तो यानी कि ये कौन सी मार्केट है USA की, मेन तो नहीं है ना, NASDAQ 100 है। डाउ जोन्स कितने का है, US 30, NASDAQ क्या है, US 100, है ना, और S&P 500 या फिर US 100 भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका S&P है, S&P 500, ठीक है। जैसे हमारा निफ्टी 500 भी होता है, तो ये चीज़ ठीक है। और लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ बस मैं आपको, आराम से समझ जाओ उसको। ये रहा आपका निफ्टी 50, ये रहा आपका निफ्टी 500, ये रहा आपका निफ्टी 100, निफ्टी 200 इसमें मिल रहा, ये रहा आपका बैंक निफ्टी, और ये रहा आपका फिन निफ्टी, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। ये 25 टर्म्स को प्लीज़ होल्ड करके रखना, इनका टैटू बनवाओ, इनके स्टिकी नोट्स बनाओ, जो मर्जी करो, लेकिन इनको याद करो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना मिलेगा कि आप खुद भी सरप्राइज हो जाओगे कितनी आसानी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पा रहे हैं, लेकिन लर्न करना पड़ेगा बस एक बार अच्छे से, ठीक है। और एक बात और बता दूं, हाँ एक चीज़, ये वाली P2P जो लैंडिंग है ये मिलती जुलती ही है। एंड में तो ये हमें बोल के चला गया कि RBI के जो नॉर्म्स हैं अभी तक ये इंडिया में ऐसा कुछ आया नहीं है। ये P2P वही है जैसे कि आप क्रिप्टोज में मैंने आपको दिखाया था एक बारी बाइनेंस के अंदर पीयर टू पीयर, लेकिन यहाँ पर जो उसकी बात कर रखी है वो थोड़ी सी एक अलग फॉर्मेट के अंदर कर रखी है, हल्का सा, मतलब 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। 19-20 का फ़र्क है कि एक तरीके से अनसिक्योर्ड लोन की इन्होंने यहाँ पर बात कर दी, या फिर इंटरेस्ट रेट की बात कर दी। वहाँ पर क्या है कि मैं जो आपको P2P क्रिप्टोज के अंदर दिखा रहा था वो मेरी अर्निंग थी, जिसको मैं एक बंदे को देकर अपने क्रिप्टो कॉइन्स बेचकर मैं बैंक में उससे पैसा मंगवा रहा था। वो एक पीयर टू पीयर ही है। ये पीयर टू पीयर हल्का सा एक आपको अलग फॉर्मेट के अंदर बता रहा है, तो 19-20 का फ़र्क है, बस इस चीज़ को याद रखना, ओके। बाकी कोई भी दिक्कत लगे तो मैं आपके पास हुई, कोई टेंशन नहीं है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।